वेलकम टू द CPC लेक्चर सीरीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। डियर फेलोज़, हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आज ये उस हवाले से पहला लेक्चर है जिसमें हम CPC का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका इंट्रोडक्शन, उसका स्कोप, उसका दीगर कवानीन के साथ रिलेशन और उसका सेक्शन 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि CPC को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। यानी इसका ऑर्डर्स वाला जो पोर्शन है उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाएगी और उसका जो सेक्शन वाला पोर्शन है उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट होगी। यानी ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं ये सेक्शन वाली प्लेलिस्ट का हिस्सा है और इंशाअल्लाह जो ऑर्डर्स वाली प्लेलिस्ट होगी उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फराहम कर दिया जाएगा। तो आप ऑर्डर्स और सेक्शन में कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको अलग अलग प्लेलिस्ट्स बनाकर जो है ये लेक्चर फराहम किए जा रहे हैं। अब सेक्शन और ऑर्डर्स में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसी लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में जो है बताऊँगा। अब देखें CPC है क्या। बेसिकली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक ऐसा कानून है जो कि हमें प्रोसेस बता रहा है कि जो सिविल कोर्ट्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगी, उनके काम करने का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है जी, एक लम्हे के लिए आप इसे एक प्रोसीजरल लॉ ही कंसीडर कर लें। ठीक है, अब उसके लिए हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि CPC बेसिकली ओरिजिन इसका कहाँ से है। अब सब कॉन्टिनेंट के अंदर 1859 से पहले तक कोई ऐसा कोडिफाइड और यूनिफॉर्म लॉ मौजूद नहीं था जो कि सिविल कोर्ट्स को बता सके कि उन्होंने सिविल मैटर्स को किस तरीके से सुनना है। ठीक है, लेकिन 1877 में आकर एक कानून बना जो कि कोर्ट्स को बता रहा था कि उन्होंने किस तरीके से सिविल मैटर को जो है सुनना है। फिर 1882 के अंदर आकर उसमें तरमीम हुई। बहरहाल कवानीन बनते रहे, बिगड़ते रहे, ख़त्म होते रहे, उनमें अमेंडमेंट्स होती रहीं और बिलाखिर 1908 के अंदर आकर जो मौजूदा CPC हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये कोडिफाइड शक्ल में हमारे सामने आया। अब कानून CPC का हमने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया। अब कानून बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है जी हमारा सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा होता है हमारा प्रोसीजरल लॉ। ठीक है जी, ये हमारा सब्सटेंटिव लॉ आ गया और दूसरा हमारा प्रोसीजरल लॉ होता है। अब ये होते क्या हैं, इसके लिए हम ये जो हमारा सब्सटेंटिव लॉ है ना ये बेसिकली हमें राइट्स बताता है कि किसी बंदे के राइट्स क्या होंगे। ठीक है, उसकी फिर ऑब्लिगेशंस बताता है कि अगर राइट वायलेट हुआ तो फिर ऑब्लिगेशन जो हैं वो क्या क्या होंगी, ये हमें बता रहा है जी सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ क्या बताता है, प्रोसीजरल लॉ हमें प्रोसेस बताता है कि अगर राइट वायलेट हुआ, ऑब्लिगेशन बंदे पर लग गई तो उसकी रेमेडी अवेल किस तरीके से की जाएगी। ठीक है, वो हमें प्रोसीजरल लॉ बताता है जो कि प्रोसेस के साथ डील करता है। ठीक है जी, अब मिसाल के तौर पर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना जी, कॉन्ट्रैक्ट वो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन सा वैलिड होगा, एलिजिबल कौन होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किस किस तरीके से किया जाएगा, किन किन इकसाम के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है जी, ये हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता रहा है जो कि सब्सटेंटिव लॉ है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया दो पार्टीज़ के दरमियान, एक पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मुर्तकब हो जाती है तो अब वो एग्रीव्ड पार्टी अपनी रेमेडी किस तरीके से अवेल करेगी, तो वो प्रोसीजरल लॉ के पास जाएगी, यानी CPC को फॉलो किया जाएगा। यानी CPC के तहत सूट फाइल करेगी और जो भी प्रोसेस होगा उसको फॉलो किया जाएगा। अब देखें सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सब्सटेंटिव लॉ बता रहा है और अगर राइट वायलेट हुआ है तो उसकी ऑब्लिगेशन जो है उसके लिए रेमेडी किस तरीके से ली जाएगी ये हमें प्रोसीजरल लॉ बता रहा है। अब CPC जो है इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है हमारा सेक्शंस वाला। ठीक है जी, इसमें सेक्शंस हैं, दूसरा पार्ट है हमारा ऑर्डर्स वाला, इसमें ऑर्डर्स हैं। अब सेक्शन किस लिए हैं, सेक्शन इसलिए हैं कि एक पार्टी जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर अपना सूट फाइल कर सकती है, अपनी प्लेंट यानी अपनी अर्जी दे सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर उसका दावा उसको लगता है कि फ़ैसला उसके हक़ में नहीं आया तो वो अपील कर सकती है। यानी ये हमें सेक्शन वाला पोर्शन बता रहा है CPC का।
अब ऑर्डर्स वाला पोर्शन क्या है? ऑर्डर्स वाला बताता है कि अगर एक बंदा सूट फाइल करना चाहता है तो उसने सूट फाइल किस तरीके से करना है, सूट को लिखना किस तरीके से है, यानी प्लेंट किस तरीके से फाइल करनी है, दूसरी पार्टीज़ को बुलाने के लिए समन किस तरीके से किए जाएंगे, दूसरी पार्टी जब आएगी तो वो रिटन स्टेटमेंट किस तरीके से देगी, इशू फ्रेम किस तरीके से होंगे, जो है जजमेंट किस तरीके से लिखी जाएगी, और उसके बाद अपील किस तरीके से की जाएगी। यानी जहाँ पर तरीका बताया जाए कि फ़लाँ काम किस तरीके से होगा तो वो प्रोसीजरल लॉ हमें बताता है। यानी जब भी आपके राइट की वायलेशन होगी और उसका जो प्रोसेस है वो हमें प्रोसीजरल लॉ बताएगा, और जो राइट है वो बनता किस तरीके से है ये हमें सबस्टेंटिव लॉ बताएगा। अब सीपीसी के जो सेक्शंस हैं वो बेसिकली पंजाब के अंदर 159 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं जी? 159 पंजाब के अंदर। बाकी सूबों के अंदर इसके 158 सेक्शंस हैं। लेकिन अगर हम नंबरिंग के गिनती के हिसाब से देखें तो सीपीसी के जो सेक्शंस हैं वो 140 के करीब बनते हैं, क्योंकि इसमें से 8-10 सेक्शंस जो हैं वो ओमिटेड भी हैं। बहरहाल 159 सेक्शंस हो गए। ऑर्डर्स जो हैं सीपीसी के ऑर्डर्स हैं 52, 2 ओमिटेड हैं, इसलिए इसके ऑर्डर्स बन गए 50, यानी कि 159 इसके सेक्शंस और 50 इसके ऑर्डर्स। इसलिए ऑर्डर्स के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट और सेक्शंस के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट। ये तो हो गया हमारा सीपीसी और इसका एक स्ट्रक्चर। अब अगर कहीं पर कोई ऐसा लॉ मौजूद है, यानी कोई स्पेशल लॉ मौजूद है, जिस तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए स्पेशल लॉ है लैंड रेवेन्यू एक्ट, ठीक है जी। अब अगर कोई स्पेशल लॉ होगा किसी चीज़ के बारे में, ऑल दो कि वो सिविल मैटर ही होगा, तो सिविल मैटर पर अगर स्पेशल लॉ मौजूद है तो स्पेशल लॉ को फॉलो किया जाएगा, और अगर स्पेशल लॉ मौजूद नहीं है तो फिर सीपीसी को फॉलो किया जाएगा। यानी अब जो हायरार्की है अपना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वो बिल्कुल डिफरेंट है, उनका काम करने का तरीका अपना है। जो उनके लॉज हैं स्पेशल लॉज, उनके तहत वो काम करते हैं। लेकिन अगर समनिंग होंगे यानी डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा तो सीपीसी के तहत बुलाया जाएगा। अगर उसमें कहीं पर ज़रूरत पड़ गई है कि एविडेंस रिकॉर्ड करना है तो सीपीसी के तहत रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है जी। यानी स्पेशल लॉ को बरतरी हासिल होगी, लेकिन अगर स्पेशल लॉ कहीं पर खामोश होगा तो फिर सीपीसी को जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा। अब ये चीज़ तो हो गई यहाँ पर क्लियर। अब इसका सेक्शन 1 हम साथ देख लेते हैं कि सेक्शन 1 हमें क्या कहता है। सेक्शन 1 बेसिकली इसके शॉर्ट टाइटल, इसकी कमेंसमेंट और इसके एक्सटेंट के साथ डील करता है। इसका जनाब शॉर्ट टाइटल क्या है? इसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 कहा जाएगा, ठीक है जी। सेक्शन 1 क्लास 1 क्या कहा जाएगा जी? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। कहीं पर भी लिखा पड़ा जाएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद है जी इसकी कमेंसमेंट। तो जनाबे वाला ये जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है ये पार्लियामेंट से पास हुआ था 21 मार्च 1908 को, इसलिए इसको 1908 कहा जाता है। पार्लियामेंट से कब पास हुआ था? 21 मार्च 1908 को। और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब हुई थी? इम्प्लीमेंटेशन इसकी स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 1909 यानी इसका इतलाक शुरू हुआ था 1909 से, पार्लियामेंट से पास हुआ था 1908 को। उसके बाद नंबर 3 पे जी कि ये एप्लीकेबल कहाँ पर होगा? तो जी ये पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल होगा, होल ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है जी, पूरे पाकिस्तान पर ये एप्लीकेबल होगा। तो हमने ये सेक्शन 1 देख लिया। इसमें 3 चीज़ें हैं कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है जी, इसकी कमेंसमेंट और इसकी एक्सटेंट, ठीक है जी। तो ये तीनों चीज़ें हमने देख ली। हमने इसका एक ओवरव्यू देख लिया, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इंशाअल्लाह इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।